इस कहानी की शुरुआत में हमें हजारों सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक खतरनाक जंग हो रही थी जिसमें सोल्जर वेपन के तौर पर तलवार और आग के गोलों का इस्तेमाल कर रहे थे। किंग आर्थर इस खतरनाक जंग में अपनी सेना को लीड कर रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन सेना संख्या में काफी ज्यादा थी और वो लगातार किंग आर्थर के सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे किंग आर्थर के सोल्जर का आत्मविश्वास टूटने लगा और वो जंग में पीछे हटना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन सेना के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। किंग आर्थर का सेनापति किंग आर्थर से जंग में पीछे हटने के लिए कहता है, मगर किंग आर्थर पीछे हटने से मना कर देते हैं, क्योंकि मर्लिन नाम के एक जादूगर ने उनसे वादा किया था कि वो किंग आर्थर को एक ऐसा हथियार देगा जिससे आसानी से इस जंग को जीत जाएंगे। और अब किंग आर्थर को मर्लिन के आने का इंतजार था। किंग आर्थर का सेनापति जानता था कि मर्लिन एक नंबर का झूठा और शराबी है, लेकिन अब क्योंकि किंग आर्थर को मर्लिन के ऊपर विश्वास था, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम मर्लिन को देखते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में आगे बढ़ने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। मर्लिन किसी तरह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर एक एलियन शिप क्रैश हुई थी। एलियन शिप के अंदर जाने पर मर्लिन को सालों से सोया हुआ एक ट्रांसफार्मर मिलता है, जिससे मर्लिन मदद मांगता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से किंग आर्थर जंग जीत सकते थे। पहले तो ट्रांसफार्मर मर्लिन की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब मर्लिन ट्रांसफार्मर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो किंग आर्थर ये जंग हार जाएंगे, जिसके बाद बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। अब ट्रांसफार्मर मर्लिन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि मर्लिन ने उनकी सच्चाई लोगों से छुपा कर रखी थी, और वो मर्लिन को एक टेक्नोलॉजी से लैस छड़ी देते हैं, जिसे वो शाही छड़ी कहकर बुलाते थे, और मर्लिन को उस छड़ी की हिफाजत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द बुरी शक्तियां पृथ्वी पर से शाही छड़ी हासिल करने के लिए आने वाली थी। मर्लिन शाही छड़ी लेकर जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ता है। शाही छड़ी की मदद से वो एक 3 सरों वाले ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता था, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। ड्रैगन के आने से किंग आर्थर की छोटी सी सेना उस जंग को बड़ी आसानी से जीत जाती है। अगले सीन में हम 1600 साल के बाद का समय देखते हैं, जहां पर ऑप्टिमस प्राइम अपने क्रिएटर को ढूंढने के लिए पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में अपने होम प्लेनेट साइबरट्रॉन की तरफ बढ़ रहा था, और वहीं पृथ्वी पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की आपस की लड़ाई की वजह से होने वाली तबाही को रोकने के लिए एक TRF नाम की एक मिलिट्री फोर्स का गठन किया, जिनका काम ट्रांसफॉर्मर को देखते ही बंदी बना लेना था, चाहे वो ऑटोबॉट्स हो या डिसेप्टिकॉन्स। ऑप्टिमस प्राइम के अर्थ से जाने के बाद बम्बलबी और सारे ऑटोबॉट छुपकर अंडरग्राउंड रहते थे। अगले सीन में हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं, जो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति का जाना सख्त मना था, क्योंकि वहां पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच हुई फाइट की वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी, और साथ ही वहां पर फाइट के दौरान मरे हुए ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के पार्ट्स थे, जिनकी निगरानी TRF के एडवांस रोबोट कर रहे थे। पर बच्चे ट्रांसफॉर्मर्स को देखना चाहते थे, इसलिए डेंजर के बोर्ड को नजरअंदाज करके अंदर चले जाते हैं और उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान वहां पर मौजूद TRF के एडवांस रोबोट्स को बच्चों के वहां होने के बारे में पता चल जाता है, और वो बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रोबोट्स को अपने सामने देखकर बच्चे पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि TRF के एडवांस रोबोट्स उन बच्चों को नुकसान पहुंचाते, वहां पर इजाबेल नाम की एक लड़की अपने 2 साथी रोबोट के साथ आ जाती है, जो बच्चों को TRF के एडवांस रोबोट से बचाकर वहां से भागने लगती है, और इजाबेल के रोबोट्स TRF के एडवांस रोबोट पर हमला करके उन्हें डिफीट कर देते हैं। TRF के हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि उनके रोबोट्स पर हमला हुआ है, इसीलिए अपने फाइटर प्लेन को उस जगह पर हमले करने के लिए भेज देते हैं। इजाबेल उन बच्चों के साथ उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से निकलने लगती है, और इजाबेल का फ्रेंड ट्रांसफार्मर, जो साइज में काफी बड़ा था, वो अपने बड़ी साइज की मदद से इजाबेल और बच्चों को ड्रोन की नजर में आने से बचाता है। लेकिन इससे पहले कि इजाबेल और बच्चे उस जगह से निकलते, TRF का फाइटर जेट इजाबेल के फ्रेंड ट्रांसफार्मर पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिससे इजाबेल का फ्रेंड ट्रांसफार्मर मारा जाता है। अपने फ्रेंड
फ्रेंड की मौत से इजाबेल बहुत दुखी होती है। अब टीआरएफ के एडवांस रोबोट्स इजाबेल और बच्चों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर केट येगर आ जाता है, जो टीआरएफ के एडवांस रोबोट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। बम्बलबी जो कि केट येगर के साथ ही था, वो रोबोट्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद केट येगर इजाबेल और बच्चों के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ट्रांसफार्मर शिप पर पड़ती है जिसके अंदर एक ट्रांसफार्मर घायल पड़ा था। केट येगर ट्रांसफार्मर की बुरी हालत देखकर उसे विश्वास दिलाता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को पता था कि अब वो मरने वाला है और वो अपनी बॉडी के अंदर से एक लॉकेट निकालकर केट येगर को देता है और बताता है कि तुम्हें इस लॉकेट की हिफाजत करनी होगी। केट येगर फाइटर ट्रांसफार्मर से लॉकेट लेने से साफ साफ मना कर देता है और इजाबेल के साथ ही बम्बलबी और बाकी बच्चों के साथ वहाँ से निकलने लगता है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते वहां पर टीआरएफ के गार्ड्स आ जाते हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। टीआरएफ टीम को लीड कर रहे ऑफिसर सेंटोस केट येगर से उसके साथ ही ट्रांसफार्मर का पता पूछते हैं ताकि उन्हें बंदी बनाया जा सके, क्योंकि सेंटोस को लग रहा था कि ट्रांसफार्मर पृथ्वी के लिए एक खतरा है। लेकिन केट येगर अपने साथियों का पता बताने से साफ साफ मना कर देता है और तभी वहां पर बम्बल भी आ जाता है, जो अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर टीआरएफ के गार्ड्स पर हमला कर देता है और सेंटोस को अपने कब्जे में ले लेता है। केट येगर टीआरएफ के गार्ड से सेंटोस को छोड़ने के बदले खुद अपने साथियों के साथ सुरक्षित वहां से जाने देने की मांग करता है और अब यहाँ पर बम्बलबी का साथी ट्रांसफार्मर हाउंड भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। सेंटोस अपने ऑफिसर से खुद की परवाह न करके ट्रांसफार्मर पर शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन अब यहाँ पर कर्नल विलियम भी आ जाते हैं। केट येगर को अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रांसफार्मर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, बल्कि पृथ्वी को खतरा डिसेप्टिकॉन से है। केट येगर के अपने साथियों के साथ वहां से जाने के दौरान टीआरएफ का एक सोल्जर ऑटोबॉट के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस शूट कर देता है, जिससे अब टीआरएफ उनके लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। अगले सीन में हम ऑप्टिमस प्राइम को देखते हैं, जो एक लंबे सफर के बाद अपने होम प्लेनेट साइबरट्रॉन पर पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि अब साइबरट्रॉन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिससे वो बहुत दुखी था। साइबरट्रॉन पर ऑप्टिमस प्राइम को किंटेंसा मिलती है, जिसे देखकर ऑप्टिमस प्राइम को लगता है कि उसने ही साइबरट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम क्विंटेंसा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्विंटेंसा काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो ऑप्टिमस प्राइम को बंदी बना लेती है और उसे बताती है कि उसने ऑप्टिमस प्राइम को बनाया है और अब ऑप्टिमस प्राइम अपने क्रिएटर के खिलाफ जा रहा है। क्विंटेंसा ऑप्टिमस प्राइम को बताती है कि उसे साइबरट्रॉन को वापस से पहले जैसा बनाने के लिए अपनी शाही छड़ी की जरूरत है, जो इस समय अर्थ पर कहीं मौजूद है, और ऑप्टिमस प्राइम को किसी भी तरह क्विंटेंसा की वो शाही छड़ी वापस लानी होगी। दरअसल क्विंटेंसा के पूरे 7 पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स नाइट थे, लेकिन एक नाइट क्विंटेंसा की शाही छड़ी चुराकर अर्थ पर चला गया, जहां पर उसने शाही छड़ी की मदद से 12 ट्रांसफॉर्मर नाइट को बनाया, जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो किंग आर्थर के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसके बदले उन राजाओं ने भी ट्रांसफॉर्मर के राज को दुनिया से छुपा कर रखा। मर्लिन को शाही छड़ी देने वाला ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर नाइट था जिसने क्विंटेंसा की शाही छड़ी चुराई थी, और केट येगर को लोकेट यानी तावीज देने वाला ट्रांसफार्मर नाइट का आखिरी बचा हुआ योद्धा था, जिसने केट येगर को अगले नाइट के रूप में चुना था। वहीं दूसरी तरफ केट येगर जब अपनी कार से जा रहा होता है तो उसे अपनी कार में वही तावीज मिलता है जो उसे आखिरी बचा हुआ ट्रांसफार्मर योद्धा दे रहा था। केट येगर उस तावीज को अब अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम एडमंड नाम के एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं, जो उन राजाओं के आखिरी बचे हुए वंशज हैं जो ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर युद्ध लड़े थे, और अब एडमंड अपने पूर्वजों की तरह ट्रांसफार्मर्स के इतिहास को लोगों से छुपा कर रख रहे थे। एडमंड का असिस्टेंट कॉगमैन, जो कि एक ट्रांसफार्मर था, वो एडमंड के साथ तय खाने में जाता है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि तावीज ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। एडमंड लगातार इस घटना पर
नजर रख रहे थे, क्योंकि ये सारी घटनाएं इस बात की सबूत थी कि पृथ्वी पर तबाही आने वाली है। अगले सीन में हम विवियन को देखते हैं जो एक म्यूजियम में काम करती थी, जहाँ पर वो म्यूजियम में आने वाले स्कूली बच्चों को किंग आर्थर के गौरवशाली इतिहास और साथ ही मर्लिन और उसके मैजिकल छड़ी के बारे में बताती है। लेकिन विवियन को खुद इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि मैजिक नाम की कोई भी चीज नहीं होती। एडमंड विवियन पर नजर रख रहे थे, क्योंकि पृथ्वी को बचाने में एडमंड को विवियन की मदद की जरूरत थी। इसके बाद हम केट येगर को देखते हैं जो बम्बलबी के साथ वापस से अपनी पुरानी कार्स के जंकयार्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसने एक लड़के को अपने गैर मौजूदगी में कार्स की देखभाल करने और छोटे ऑटोबॉट्स की देखभाल करने के लिए रखा था। अब बम्बलबी और बाकी के ट्रांसफार्मर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो सालों से एक ही जगह पर छुपकर रहते हुए काफी बोर हो चुके थे। इजाबेल भी अपने रोबोट सकविक्स के साथ वहाँ पर आ गई थी, जो अब केट येगर के साथ ही रहना चाहती थी। पहले तो केट येगर इजाबेल को अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब इजाबेल उसे बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो केट येगर इजाबेल को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अब उसके साथ नहीं रहती थी। और केट येगर को इजाबेल में अपनी बेटी नजर आती थी। कुछ समय बाद वहाँ पर डे ट्रेडर नाम का एक ऑटोबॉट आ जाता है, जो शहर से केट येगर के लिए ऑटोमोबाइल्स के कबाड़ और पुराने पार्ट्स ढूंढकर लाया करता था। डे ट्रेडर केट येगर को एक ऐसी डिवाइस देता है जिससे बम्बलबी की आवाज वापस से आ सकती थी। केट येगर और बम्बलबी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब केट येगर इजाबेल के साथ बम्बलबी के अंदर उस डिवाइस को फिक्स करता है, तो बम्बलबी की रियल आवाज वापस नहीं आती है, बल्कि एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे बम्बलबी बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से धरती के अंदर से बड़े बड़े अजीब तरह के स्ट्रक्चर बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे। और रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि कोई बड़ी सी चीज अर्थ की तरफ बढ़ रही है, जिससे जल्दी अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मिलिट्री इस तबाही से बचने के लिए और इस पूरे मामले को समझने के लिए मेगाट्रॉन से मदद मांगती है, लेकिन मेगाट्रॉन इंसानों की मदद करने के बदले अपने कुछ पुराने साथियों को जेल से आजाद कराता है। और उनके आजाद होते ही मेगाट्रॉन अपने साथियों के साथ केट येगर के कार यार्ड की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि आखिरी नाइट द्वारा दी गई लॉकेट और बाकी के ऑटोबॉट्स केट येगर के साथ है। मिलिट्री और टीआरएफ की टीम भी लगातार मेगाट्रॉन और उसके साथियों पर नजर रख रहे थे। केट येगर को जब पता चलता है कि मेगाट्रॉन अपने साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जल्दी से सारे ऑटोबॉट्स और इजाबेल के साथ वहां से दूर एक वीरान शहर में आ जाता है, जहां पर वो मेगाट्रॉन के लिए ट्रेप बिछाकर एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। कुछ समय बाद मेगाट्रॉन भी अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बिछाए गए ट्रेप में फंसते इजाबेल का रोबोट उनके सामने चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इजाबेल की रॉकेट को कोई नुकसान पहुंचाते, इजाबेल भी डिसेप्टिकॉन से अपने रोबोट को बचाने के लिए उनके सामने चली जाती है। केट येगर को न चाहते हुए भी मेगाट्रॉन के सामने आना पड़ता है, और अब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान टीआरएफ के एडवांस ड्रोन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो केट येगर और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बम्बल भी अपने ऑटोबॉट साथियों के साथ मेगाट्रॉन और उसके लोगों से बड़ी बहादुरी से लड़ता है, और डायनासोर ऑटोबॉट्स के लगातार हमले की वजह से मेगाट्रॉन और उसके साथियों को पीछे हटना पड़ता है। टीआरएफ के ड्रोन लगातार केट येगर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन केट येगर किसी तरह बहुत मुश्किल से ड्रोन हमलों से बच जाता है। अब कॉगमैन केट येगर के पास आता है और उसे अपने साथ अपने मालिक एडमंड के पास चलने के लिए कहता है। पहले तो केट येगर कॉगमैन के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब कॉगमैन केट येगर को बताता है कि उसके बॉस को दुनिया बचाने के लिए केट येगर की मदद की जरूरत है, तो केट येगर कॉगमैन के साथ इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो जाता है। और तब तक वो इजाबेल को बम्बलबी और बाकी के ऑटोबॉट्स के साथ अपने कार यार्ड में रहने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ नासा के साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि साइबरट्रॉन नाम का एक ग्रह तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जो अगले 2 दिन में अर्थ से टकरा जाएगा और फिर अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद हम ऑप्टिमस प्राइम को देखते हैं, जिसे क्विंटेसा ने बंदी बनाकर रखा था, जो ऑप्टिमस प्राइम को बताती है कि अर्थ साइबरट्रॉन की दुश्मन प्लेनेट यूनिकॉर्न है, जिससे ऑप्टिमस प्राइम को किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ विवियन जब ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठती है, तो अचानक से कार की विंडो लॉक हो जाती है, क्योंकि वो कोई कार नहीं बल्कि एक ऑटोबॉट था, जो एडमंड के कहने पर विवियन को लाने के
लिए आया था। अगले सीन में हम केडी एगर को देखते हैं जो इंग्लैंड में एडमंड के पास पहुंच जाता है। एडमंड इस समय अपने पुराने ऑटोबॉट्स के साथ ही महल के बाहर टहल रहे थे, जो केडी एगर को अपने सामने देखकर बहुत खुश होते हैं। केडी एगर एडमंड से अपने वहां बुलाए जाने का कारण पूछता है, जिस पर एडमंड केडी एगर को बताते हैं कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ पर क्यों आते रहते हैं। अब एडमंड के द्वारा भेजा गया ऑटोबॉट विवियन को भी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। विवियन इस समय उस ऑटोबॉट पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने जबरदस्ती विवियन को अपने साथ वहां पर लाया था। एडमंड केडी एगर के पास लास्ट नाइट द्वारा दी गई लॉकेट को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उस नाइट की डेथ के बाद अब केडी एगर ही अगला नाइट था। एडमंड विवियन और केडी एगर को इतिहास के सारे किंग और फेमस लोगों के साथ ही ट्रांसफॉर्मर के इतिहास के बारे में बताता है कि किस प्रकार वो सभी साथ में मिलकर इंसानियत और बुराई के खिलाफ लड़ते थे। अब क्योंकि आखिरी नाइट मारा जा चुका है और उसने केडी एगर को अगला नाइट चुना है, इसलिए भविष्यवाणी के सच साबित होने का समय आ चुका है जब एक नया योद्धा नाइट सामने आएगा और अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। एडमंड ने विवियन को इसलिए चुना था क्योंकि वो मर्लिन की आखिरी वंशज थी और सिर्फ वही मर्लिन के शाही छड़ी को इस्तेमाल करके 12 नाइट के मिलकर बने ड्रैगन की मदद से अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती थी। विवियन जब एडमंड को बताती है कि उसे मर्लिन के शाही छड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो एडमंड गुस्सा हो जाता है और विवियन को जल्द से जल्द अपने पूर्वज मर्लिन की छड़ी ढूंढने के लिए बोलते हैं क्योंकि विवियन के डैड ने विवियन को शाही छड़ी के बारे में कुछ तो बताया होगा या फिर कोई क्लू छोड़ा होगा। अब इन्हें पता चलता है कि केडी एगर से लॉकेट हासिल करने के लिए मेगाट्रॉन अपने साथियों के साथ वहां पर आ गया है, तो केडी एगर विवियन और बम्बलबी के साथ जल्दी से वहां से निकल जाता है और तब तक एक ऑटोबॉट अपने एडवांस वेपन की मदद से डिसेप्टिकॉन्स को टाइम में फ्रीज करके रोके रखता है। विवियन केडी एगर के साथ सीधे अपने घर पहुंचती है जहां पर वो दोनों विवियन के डैड के कमरे में जाकर शाही छड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी देर की कोशिश करने के बाद आखिरकार विवियन को अपने डैड का एक क्लू मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि विवियन के डैड ने उसके लिए एक सबमरीन खरीद रखा है जो सीधे उसे मर्लिन के कब्र तक पहुंचा देगी। वहीं दूसरी तरफ एडमंड को एक साइंटिस्ट कॉल करके बताता है कि अर्थ यूनिकॉर्न है और यही जगह है कि ट्रांसफॉर्मर अर्थ पर आते रहते हैं क्योंकि अर्थ और साइबरट्रॉन के बीच होने वाले जंग में सिर्फ कोई एक ही बचेगा। टीआरएफ की टीम विवियन, केडी एगर और एडमंड का पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो भी केडी एगर के पास मौजूद लॉकेट को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो सभी किसी तरह बहुत मुश्किल से टीआरएफ की टीम से बचते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं जहां पर एडमंड जल्दी से सबमरीन को यात्रियों से खाली करवाते हैं और विवियन, केडी एगर और बम्बलबी के साथ सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर मर्लिन की कब्र की तलाश में निकल पड़ती है। अब टीआरएफ के ऑफिसर्स एक सबमरीन से समुद्र के अंदर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सभी किसी तरह हमले से बचते हुए समुद्र के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़े शिप का मलबा पड़ा हुआ था। शिप के अंदर पहुंचकर काफी देर की खोज और लगातार कोशिशों के बाद इन्हें मर्लिन की कब्र मिल जाती है, लेकिन जब ये ताबूत खोलकर उसके अंदर देखते हैं तो इन्हें उसमें मर्लिन की गली हुई डेड बॉडी और एक पतली सी लकड़ी की छड़ी मिलती है, जिसे देखकर केडी एगर और विवियन पूरी तरह से निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी सुना या देखा वो सब झूठ था और मर्लिन की मैजिकल छड़ी नाम की कोई चीज नहीं है। केडी एगर विवियन पर काफी गुस्सा था, लेकिन जब विवियन मर्लिन के ताबूत में मौजूद सूखी लकड़ी को छूती है तो अचानक से उसमें बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो मर्लिन की शाही छड़ी में बदल जाती है। अब एक एक करके 12 नाइट्स में से 2 नाइट जिंदा हो जाते हैं और केडी एगर के साथ ही विवियन पर हमला करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शाही छड़ी चुराने आए हैं। इससे पहले कि वो दोनों नाइट विवियन और केडी एगर को कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है जो दोनों नाइट को मार देता है और विवियन से मर्लिन की छड़ी मांगता है और अगर विवियन ने उसे शाही छड़ी देने से मना किया तो विवियन को मार देगा क्योंकि अब ऑप्टिमस प्राइम क्विटेंसा के वश में था। केडी एगर ऑप्टिमस प्राइम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो विवियन को शाही छड़ी ऑप्टिमस प्राइम को देने के लिए कहता है। शाही छड़ी मिलने के बाद ऑप्टिमस प्राइम उसे क्विटेंसा को देने के लिए निकल पड़ता है। अब टीआरएफ के सोल्जर भी वहां पर आ गए थे जो जब देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम शाही छड़ी को लेकर वहां से चला गया है तो वो सभी भी केडी एगर और विवियन के साथ उस ट्रांसफॉर्मर शिप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बम्बल भी ये सब देख रहा था और वो समझ जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम जो कर रहा है वो गलत है और क्विटेंसा अर्थ को डिस्ट्रॉय करके उसकी ऊर्जा से साइबरट्रॉन को पहले जैसा बनाना चाहती है। तो बम्बल भी ऑप्टिमस प्राइम पर हमला कर देता
आता है और उससे शाही छड़ी हासिल करने की कोशिश करने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब एलियन शिप पानी से बाहर समुद्र की सतह पर आ जाता है। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन जब फाइट के दौरान बम्बलबी अपने रियल आवाज में ऑप्टिमस प्राइम को समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, तो ऑप्टिमस प्राइम अपने होश में आ जाता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम पर हमला करके उसे शाही छड़ी हासिल करके वहाँ से निकल जाता है और अब बाकी के 10 नाइट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो ऑप्टिमस प्राइम को धोखेबाज समझकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम की वजह से अब शाही छड़ी डिसेप्टिकॉन्स के पास थी और जल्दी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब इससे पहले कि नाइट्स योद्धा ऑप्टिमस प्राइम को जान से मारते, केड येगर के हाथ में मौजूद लॉकेट देखते ही देखते एक बड़ी सी तलवार में बदल जाती है, जिसकी मदद से केड येगर नाइट्स के वार को रोककर ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है। केड येगर के हाथ में उस तलवार को देखकर सारे नाइट्स केड येगर को अपना लीडर मान लेते हैं, क्योंकि वो तलवार किंग आर्थर की थी और इस बात की सबूत थी कि केड येगर ही आखिरी नाइट योद्धा है। केड येगर ऑप्टिमस प्राइम से अर्थ को बचाने में मदद मांगता है, जिस पर ऑप्टिमस प्राइम राजी हो जाता है और बाकी के नाइट योद्धाओं के साथ मिलकर क्विंटेंसा को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि क्विंटेंसा को मारने के बाद ही साइबरट्रॉन को वापस स्पेस में भेजा जा सकता था और अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता था। अब साइबरट्रॉन ग्रह अर्थ से टकराना शुरू हो जाता है और साइबरट्रॉन ग्रह के बड़े बड़े हिस्से पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगाट्रॉन शाही छड़ी हासिल करने के बाद अपने साथियों के साथ स्टोन एज पहुंच जाता है, क्योंकि स्टोन एज ही अर्थ का सेंटर था और वहीं से अर्थ की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता था और साइबरट्रॉन को वापस से पहले जैसा बनाया जा सकता था। सर एडमंड जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे, वो मेगाट्रॉन पर हमला करके उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मेगाट्रॉन गुस्से में एडमंड पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सर एडमंड की डेथ से कॉगमैन बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसके सबसे फेवरेट मालिक इस दुनिया में नहीं थे। अब वहाँ पर केड येगर ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी और बाकी के 10 नाइट्स के साथ पहुंच चुका था और साथ ही इजाबेल और बम्बलबी के बाकी साथी भी टीआरएफ के सोल्जर के साथ वहां पर पहुंच चुके थे और चारों तरफ से मेगाट्रॉन और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मेगाट्रॉन अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है और सीधे क्विंटेंसा के पास पहुंचता है और उसे शाही छड़ी दे देता है। शाही छड़ी हासिल होने के बाद क्विंटेंसा अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे साइबरट्रॉन को वापस से पहले जैसा बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस दौरान साइबरट्रॉन के टकराने से अर्थ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी और साइबरट्रॉन ग्रह का मलबा नीचे पृथ्वी पर गिरने लगा था। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने क्विंटेंसा को मारने का प्लान बनाया था, इसीलिए केड येगर और विवियन ऑप्टिमस प्राइम और बाकी के ट्रांसफॉर्मर के साथ टीआरएफ के हेलीकॉप्टर में बैठकर स्पेस में जाते हैं ताकि क्विंटेंसा पर हमला करके उसे मारा जा सके। इस दौरान ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। काफी देर तक चलने वाली इस फाइट में ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी और बाकी के ऑटोबॉट्स की मदद से मेगाट्रॉन और क्विंटेंसा के 6 नाइट को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। विवियन किसी तरह बहुत मुश्किल से शाही छड़ी को वापस से हासिल कर लेती है और ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी के साथ मिलकर क्विंटेंसा से फाइट करने लगता है। अब इससे पहले कि ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी की मदद से क्विंटेंसा को मारता, क्विंटेंसा अचानक से इनविजिबल हो गई। अब विवियन और केड येगर दोनों ही शिप से नीचे गिरने लगे थे, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम उन दोनों को बचा लेता है और कार में ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों के साथ साइबरट्रॉन के मलबे के नीचे से बचकर निकल आता है। अब क्योंकि क्विंटेंसा कहीं गायब हो गई थी और शाही छड़ी अर्थ की एनर्जी साइबरट्रॉन पर नहीं भेज रही थी, इसीलिए साइबरट्रॉन ग्रह वापस से स्पेस में चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम रेगिस्तान में भटकती हुई एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि क्विंटेंसा थी, जिसने अपना रूप बदल लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।